हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड का अध्याय। आप सभी को पता है क्लास 12 में 2 कोर्स चलते हैं, कोर और इलेक्टिव, और आज हम करा रहे हैं इलेक्टिव। इलेक्टिव की हमारी बुक में जो इलेक्टिव में जो बुक्स चलती हैं वो है अंतरा भाग 2, अंतराल भाग 2, और तीसरी एक बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कोर और इलेक्टिव में कंबाइंड रूप से चलती है। तो आज जैसे हम बुक करा रहे हैं अंतरा भाग 2, तो इसका आज हम कर रहे हैं गद्य खंड का तीसरा अध्याय, वो है संवदिया। तो संवदिया यानी कि संदेश वाहक जो होता है उसको बोला जाता है, जो संदेश लेकर जाता है। ये कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करी है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने। बहुत अच्छी कहानी है। यहाँ पर हरगोविंद जो एक संवदिया है उसके माध्यम से जहाँ संवदिया के बारे में बताया गया है, वहीं समाज में धन के लोलुप लोगों के बारे में, समाज में बहुत सारी जो स्त्रियां हैं जिनका कोई भी साथ नहीं होता, वो किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया इस कहानी के माध्यम से। तो इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर लिया है, हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया है और टेस्ट पेपर भी कर लिया है। तो आज क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है टोटली आपके वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जैसा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करें। हमारा पहला प्रश्न है, बड़े भैया के बाद बड़ी हवेली नाम मात्र की हवेली क्यों रह गई थी? जो बड़ी बहुरियाँ हैं, उनके जो हस्बैंड बड़े भैया जब तक थे तब तक इस पूरी हवेली की शान और शौकत बनी हुई थी। खूब खेत थे, खूब पैसा था, यहाँ पे लोग आते जाते रहते थे सॉरी, धन्य धान्य से पूरी भरी हुई हवेली थी और भाई सब कुछ था। लेकिन उनके जाने के बाद धीरे धीरे हर एक चीज़ खत्म होती गई। यहाँ तक कि जो उनके भाई थे, बड़े भाई के, उन्होंने भी अपने अपना हिस्सा लेकर अलग हो गए। तो मतलब एक तरीके से अब सिर्फ वो एक खंडर नुमा हवेली रह गई थी, अब वो शान और शौकत नहीं रह गई थी जो इस हवेली की पहले थी। किसी समय बड़ी हवेली में नौकर नौकरानियों, मजदूरों तथा लोगों की भीड़ हुआ करती थी, किंतु आज तो अनाज भी बड़ी बहू को स्वयं अपने हाथों से फटकारना पड़ता है। तो जिसके हाथों में मेहंदी लगाकर जो सिर्फ नाउन है अपने पूरे घर का पेट पाल ले लिया करती थी, आज उन्हीं हाथों को अपने लिए अनाज खुद फटकारना पड़ता था। कभी वे दिन भी थे कि बड़ी बहू के हाथों में मेहंदी लगाने से ही नाइन अपने परिवार को पाल लेती थी। इतना पैसा उसको खाली मेहंदी लगाने का मिल जाता था। लेकिन बड़े भाई के मरने के बाद हवेली की शान और शौकत, समृद्धि आदि सब जाती रही। तीनों भाइयों ने लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उनकी ज़मीन पर रैयतों यानी कि प्रजा ने कब्जा कर लिया, यानी कि जो ये लोग, इनको पैसे थे, मतलब बहुत सारी ज़मीन थी, जो अब आपसी जब लड़ोगे, कहते हैं ना कि जब आपस में बिल्लियाँ लड़ती हैं तो रोटी बंदर ले जाती है ना। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर हुई। जब ये सब आपस में लड़े तो बाकियों ने कब्जा कर लिया ज़मीनों पर और तीनों भाई शहर में जाकर रहने लगे। अब यहाँ पर जब इतना झगड़ा हो रहा था, ज़मीनें नहीं थी, तो सब अपना अपना लेकर हिस्सा कहाँ अलग हो गए, शहरों में रहने। बड़ी बहू अकेली हवेली में रह गई। अब वो कहाँ जाती? उनके देवरों ने उनके जेवर तथा बनारसी साड़ी का भी बंटवारा कर लिया, यानी कि बड़ी बहू का जो अपना था उस तक का बंटवारा उन लोगों ने किया। इसके बाद बड़ी हवेली की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि देवरों ने हवेली तथा अपनी भाभी की खैर खबर तक नहीं ली। इसी कारण बड़ी हवेली नाम मात्र की हवेली रह गई। तो पहले जो शान शौकत और समृद्धि थी वो सभी कुछ अभी ख़त्म हो चुकी। इवन घर के लड़कों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और नतीजा क्या हुआ कि आज पूरी हवेली के अंदर वो शान शौकत ख़त्म हो गई और सिर्फ नाम मात्र की बड़ी हवेली रह गई, क्योंकि भाई हवेली तो खड़ी है, उसके अंदर की शान शौकत ख़त्म हुई है। प्रश्न संख्या 2 है, गुल मोहम्मद आगा कौन था और उसके व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो गुल मोहम्मद आगा कौन था? जो बाहर से कपड़ा बेचने के लिए आया था, है ना, वो चीज़ आपको बतानी है। गुल मोहम्मद आगा गांव में उधार कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति था। वो क्या करता था? उधार बेचने आया था। वह गांव की मोदियान के ओसारे यानी कि बरामदे में कपड़ों की दुकान लगाता था। वही मोदियाइन जो जब हरगोविंद घर के अंदर पहुंचा था और जो बड़ी बहुरिया से पैसों उधार दिए थे उससे लड़ रही थी, उसी मोदियाइन के ओसारे में वो जो है क्या बेचने के लिए आता था? कपड़ा बेचने, उधार का कपड़ा बेचने के लिए। जब उसे किसी को कपड़ा बेचना होता तो वह बहुत ही मीठे शब्दों का प्रयोग करता ताकि उसका कपड़ा बिक जाए,
किंतु वसूल करते समय बदतमीजी करते हुए अपशब्दों का प्रयोग करता। मतलब कि जब उधार देना होता तो हाँ भाई ले लो, बहुत अच्छा है, ये है, बहुत मीठे मीठे स्वर में बात करता, जब होगा तब दे देना, इस तरीके से करता था। लेकिन जब पैसे लेने होते थे तो इतनी गाली गलौज, मार पीट, तू तड़ाक कैसे बात करता था कि सामने वाले की बेइज्जती कर देता था। साथ ही वह दोगुने पैसे वसूल करता था, जितने का कपड़ा होता था उससे दोगुने पैसे वो लेता था। उसकी इसी आदत से परेशान होकर एक बार कई उधार लेने वाले लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद वह कभी गांव में वापस नहीं आया। मोदियाइन भी उसके नाम से चिढ़ने लगी, क्योंकि उसी के बरामदे में लगाता था, तो कोई अगर उस गुल मोहम्मद आगा का नाम ले लेता तो वो भी चिढ़ जाती थी। प्रश्न संख्या 3 है, बड़ी बहू के देवर देवरानियों के लिए हरगोविंद क्या भावना रखता था? भाई ऐसे लोगों के लिए कोई क्या, हम हरगोविंद की छोड़ दो, हमारी क्या भावना होगी आप ये बताओ। हम तो बिल्कुल अच्छी भावना नहीं रखेंगे। जो अपने घर अपनी बड़ी भाई, माँ, सरान, भाभी का गहना जेवर साड़ी तक बंटवाला ले जाए, उनकी खैर खबर नहीं ले, और जब फसल हो तब आकर लेने के लिए चले जाओ और उनको उधार में डालकर चले जाओ, तो ऐसा व्यक्ति कैसे होगा? बिल्कुल उसके लिए हम कोई अच्छी भावना नहीं रखेंगे। देखिए क्या है, बड़ी बहू के हृदय की व्यथा सुनकर हरगोविंद को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि बड़ी बहू के देवर देवरानियां कितने निर्दयी और बेदर्द हैं। ये लोग ठीक अगहनी धान के समय अपने बच्चों तथा परिवार के साथ शहर से गांव आ जाते हैं, यानी कि जब धान कटता है तब यहाँ रहकर 10-15 दिनों में कर्ज और उधार कर देते हैं। अब कोई आएगा तो यहाँ खाना पीना इन सब चीज़ों में पैसा लगेगा ना, तो बड़ी बहू भाई पैसा तो उनके पास रहता नहीं, वो किसी तरह उधार से पैसा लेकर सारे घर को खिलाती पिलाती, और जाते समय अपने साथ 2-2 मन चूड़ा चावल लेकर चले जाते। फिर दोबारा आम के मौसम में आते और कच्चे पक्के आम तोड़कर उन्हें बोरियों में भरकर चले जाते। यहाँ से तुम लेकर तो जा रहे हो, यहाँ आते हो, 15 दिन रुकते हो, यहाँ के लोगों की खैर खबर, यहाँ जो ज़रूरत है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, खाली अपना पैसा भरने और करने में तुम जो है फायदा करते। तो इस तरह बेदर्द और निर्दयी लोग ही हो सकते हैं। शहर जाने के बाद एक बार भी पलटकर हवेली की तरफ नहीं देखते, ना ही बड़ी बहू की खैर खबर लेते। उनके इसी बर्ताव के कारण हरगोविंद उन्हें राक्षस की संज्ञा देता है। वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गांव आते, क्योंकि ना उन्हें बड़ी बहू की कोई चिंता, ना ही हवेली की चिंता, इसलिए वो क्या कहलाए? राक्षस कहलाए। प्रश्न संख्या 4 है, कटिहार जंक्शन पहुंचकर हरगोविंद को यह क्यों महसूस हुआ कि सचमुच सूरज आ गया है? तो अब ये क्या हुआ, पहले जब वो जाया करता था कटिहार जंक्शन, तो किस ट्रेन में बैठना है, किस प्लेटफॉर्म से जाएगी, कितनी बार तो इसको पता ही नहीं रहता था, उसकी ट्रेन छूट जाया करती थी। लेकिन आज क्या था, आज हर जगह अनाउंसमेंट हो रहा था, इस प्लेटफॉर्म से ये ट्रेन जा रही है, यहाँ जा रही है, ये सभी जो अनाउंसमेंट हो रहा था। तो उसको ये लग रहा था कि भाई कितनी अच्छी व्यवस्था सरकार द्वारा कर दी गई है, तो उसको ये लगा कि सही में सूरज आ गया है। कटिहार जंक्शन पहुंचकर हरगोविंद ने देखा कि 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। कितना? 15-20 साल में। अब स्टेशन पर उतरकर दूसरी गाड़ी लेने के लिए किसी से कुछ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी गाड़ी स्टेशन पर आते ही भोपू यानी कि लाउड स्पीकर से आवाज़ अपने आप निकलने लगती थी। यानी कि एक ट्रेन आने वाली, जैसे हम लोग पहुँचते ना, अनाउंसमेंट होता ना, इस प्लेटफॉर्म पे ये वाली ट्रेन आने वाली है, तो वो अनाउंसमेंट होता। तो इससे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ये ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, ये कहाँ जाएगी, कुछ ऐसा नहीं। थाना बिहिंगपुर, खड़गिया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। तो इस तरह का अनाउंसमेंट पहले क्या होता था, बहुत सारे पहले ये सुविधा नहीं थी, भाई लोग इतना ट्रैवल ही नहीं करते थे जो इस तरफ इतने ध्यान दिया जाए। जैसे जैसे भाई ट्रैवलिंग के लिए लोग बढ़े, तो ये सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाने लगी, तो पता भी चला कि भाई क्या परेशानी है, उसी तरीके से होने लगा। इससे पहले वह जब कटिहार आया था तो यह पूछताछ करने में ही कि किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए के चक्कर में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई थी। इस बार स्टेशन पर आकर मिली सुविधा से वह प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सचमुच सूरज आ गया है। तो ये जो अनाउंसमेंट की जो एक सुविधा हुई, जिसकी वजह से उसने समय से अपनी गाड़ी को पकड़ लिया, इस बात को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सूरज की बात कही। प्रश्न संख्या 5 है, संदेश भेजते समय बड़ी बहुरिया की तथा हरगोविंद की मना स्थिति पर प्रकाश डालिए। एक बड़ी हवेली की बड़ी बहू
जहाँ पर वो संदेश दे रही है कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, साग बथुआ कब तक खाऊं, अगर मुझे लेने नहीं आओगे तो घड़े में मटका डालकर मैं तालाब में कूद जाऊंगी। ये बात उस औरत ने कही जिसने कभी पूरे एक समृद्ध परिवार की बहू बनकर यहाँ आई थी। तो उसकी मना स्थिति क्या होगी, वो अपने परिवार से गुहार कर रही है कि मेरी जान को बचा लो, मैं वहाँ पे जो बच्चों की जूठन खा के रह लूँगी, अपने भाइयों की नौकर बनकर रह लूँगी। तो ये उसकी मनस्थिति को बता रहा है कि वो कितने दर्द में है, कितनी तकलीफ में है, ये चीज़ बता रहा है। उसके पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा है। दूसरा, हरगोविंद जो इस पूरे संवाद को सुन रहा है, उसकी मनस्थिति क्या है, वो जब इस बड़ी बहू की बड़ी हवेली की दुल्हन बनकर आई थी तो कितने संपन्न परिवार में आई थी, क्या उनका रौब था, क्या चीज़ें थी, और आज उनकी स्थिति क्या है। मतलब वो ये सुनकर देखकर चौंक गया है और उसने सोचा कि हम लोगों ने कभी पहले उनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया। तो दोनों की मनस्थिति बहुत ही बुरी हालात में थी, क्या करें ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे। संदेश भेजते समय बड़ी बहुरिया की मानसिक स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। वह अपनी हवेली की परिस्थिति से अत्यधिक तंग आकर अपनी मां के घर जाना चाहती थी। इसके लिए वह भाई भाभी की सेवा करने के लिए भी तैयार थी। संदेश भेजते समय बहुरिया की आंखें छलछला रही थी। भाई अपने घर की तकलीफ को वो अपने मायके में बता रही थी, इससे बड़ा दुख नहीं था। इसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हरगोविंद की मानसिक दशा भी अच्छी नहीं थी। बड़ी बहुरिया की विपन्न स्थिति से वह अत्यंत दुखी था। बड़ी बहू के संदेश का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था, क्योंकि उस पूरे गांव की बड़ी हवेली की बड़ी बहू थी, यानी कि एक तरीके से पूरे गांव की लक्ष्मी थी। वो जो बात कह रही थी वो उसके दिल में एक एक कांटे की तरह चुभ रहा था। वह असमंजस की स्थिति में था कि वह बड़ी बहुरिया के संवाद को किस प्रकार उसकी मां पर को सुना पाएगा, कि मतलब इतना दुख भरा संदेश कैसे वो जाकर अपनी मां को सुनाएगा, उसकी मां को सुनाएगा। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। प्रश्न संख्या 6 है, बड़ी बहुरिया ने संदेश में क्या कहा तथा हरगोविंद ने बड़ी बहू की मां को क्या संदेश दिया। तो अब आपको बताना है बड़ी बहुरिया ने क्या संदेश कहा, वो पूरा आप लिखोगे, और वहां जाकर उसने उनकी मां को क्या संदेश दिया, क्योंकि उसने एज इट इज तो नहीं सुना। तो उसने कहा था ठीक है, दशहरे के समय जब मैं मेला देखने आऊंगी तो मैं घर पर आऊंगी, ये चीज उन्होंने गलत जाकर हरगोविंद ने बताई थी। तो देखिए क्या है, सबसे पहले बड़ी बहुरिया का संदेश को लिखेंगे और फिर हरगोविंद ने जो उनकी मां को संदेश दिया वो लिखेंगे। बड़ी बहुरिया ने संदेश में कहा कि मां से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, उनके बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब और नहीं रह सकूंगी, और कहना यदि मां मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखर में डूब मरूंगी, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। तो ये संदेश था बड़ी बहुरिया का, जो उसने हरगोविंद के थ्रू भिजवाने के लिए बोला था। हरगोविंद ने बड़ी बहू की मां को सच ना बताकर झूठ बोला। उसने ये सारी बात तो नहीं बताई थी, उसने झूठ बोला। क्या बोला, और कहा कि दशहरे के समय बड़ी बहू गंगा जी के मेले में आकर आपसे यानी कि मां से मिल जाएगी, वह अभी आ भी नहीं सकती क्योंकि सारी गृहस्थी का बोझ उन्हीं पर है। तो ये एक गलत संदेश, क्योंकि जो संदेश बड़ी बहुरिया ने बोला था वो बताने की हिम्मत में नहीं था, ना उसकी हिम्मत थी और ना ही वो अपने और अपने गांव वालों को शर्मिंदा कर सकता था, इसीलिए उसने ये संदेश नहीं दिया। प्रश्न संख्या 7 है, बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने क्या क्या शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे और क्यों पाठ के आधार पर उत्तर दी। मानसिक कष्ट तो हमने बताया कि भाई ये जैसे पता चल रहा है हमको कि वो बड़ी बहू थी, गांव की लक्ष्मी थी, तो अगर वो ये सारे कैसे सुनाएगा उनकी माँ को, इस दुविधा में था वो। और माँ शारीरिक कष्ट क्या था कि भाई उसने पैसे, क्योंकि हमेशा जब समझ दिया जाता था तो कुछ पैसे लेकर जाता था जिससे उसको आने जाने की सुविधा रहे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए और हरगोविंद के पास भी इतने पैसे नहीं थे। तो पहले जब उसके पास जितने पैसे थे तो ट्रेन बदल के चला गया, लेकिन लौटते में उसे काफ़ी पैदल चलना पड़ा, जिससे वजह से उसको बेहोश तक हो गया था वो। बड़ी बहुरिया का संदेश देने में हरगोविंद ने निम्नलिखित शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे। तो इसको हमने अलग अलग पॉइंट में कर दिया। स्टेशन पर पहुंचते ही हरगोविंद का मन भारी हो गया। एक ओर वह बड़ी बहू के दुख से दुखी था, वहीं दूसरी ओर उसे अपने गांव की इज्जत की भी चिंता थी।
यदि वह बड़ी बहू के संदेश को उसके परिवार वालों को सुनाता है तो वह अपने गांव वापस चली जाएगी और हरगोविंद के गांव की बदनामी होगी। इस प्रकार वह मानसिक उलझन में फंसा हुआ था। तो एक तो कि कैसे ये इतना दुख भरा संदेश वो उनकी माँ को दे, एक तो ये दुविधा, और दूसरा अगर ये संदेश देता है तो गांव की बदनामी होती है। ये एक मानसिक उलझन में वो फंसा हुआ था। दूसरा है उसे शारीरिक कष्ट जो हुए, वो क्या है, कटिहार स्टेशन से जलालगढ़ तक वह 20 कोस पैदल चलकर आया, जिस कारण वह शारीरिक रूप से इतना अधिक थक चुका था कि अर्ध चेतना अवस्था यानी कि बेहोशी में पहुंच गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किस जगह पहुंच गया है। अतः हरगोविंद को कई तरह के शारीरिक और मानसिक कष्ट सहन करने पड़े। यह सब उसने अपने गांव की बड़ी बहू के लिए किया, क्योंकि वह उनका बहुत आदर करता था। तो हम अगर किसी के लिए शारीरिक और मानसिक कष्ट झेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार, उसकी इज्जत करते हैं। इसीलिए तो ये हरगोविंद ने अपनी बड़ी हवेली की बड़ी बहू की इज्जत और उनके आदर को ध्यान में रखते हुए किया था। प्रश्न संख्या 8 है। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, लगभग एक ही आंसर रहेगा। देखिए क्या है। फणीश्वरनाथ रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी कि बड़ी बहुरिया के भी जो जीवन में हाहाकार मचा था उसको उन्होंने यहाँ हरगोविंद को संदेश देते हुए बताया है और पूरी तरीके से सही बताया है, ये आपको बताना है। दूसरा, संवेदीय कहानी की मूल संवेदना को अपने शब्दों में लिखिए। ये कहानी किस चीज़ को व्यक्त करना चाह रही है, ये आपको बताना है। संवेदीय कहानी में रेणु ने मानवीय संवेदनाओं की गहरी पहचान प्रस्तुत की है। इस कथन की साधारण विवेचना कीजिए। इंसानी तौर पर हमें क्या क्या कष्ट होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ बतानी है। जैसे बड़ी बहुरिया जिन कष्टों को झेल रही थी। संवदिया कहानी में फणीश्वरनाथ रेणु ने मानवीय संवेदनाओं की गहरी तथा अत्यंत प्रभावी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। इस कहानी में लेखक ने असहाय, सहनशील मन की कोमल भावनाओं और उसके दुख, दर्द, करुणा, व्यथा और यातना का अत्यंत हृदय स्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है, जिसे पढ़कर पाठक का हृदय भी भावुक हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब बड़ी बहुरिया हरगोविंद को जब सारा संदेश दे रही थी तो उसको सुन के हम लोग भी कितना भावुक हो गए। जो चीज़ें हैं भाई कहने को बड़ी बहुरिया बड़ी हवेली की, तो जाहिर सी बात है जैसे हम ये बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, बहुत ही संपन्न परिवार होगा, बहुत पैसा होगा, खाने पीने का, रहन सहन का अपना एक तरीका होगा। लेकिन जब बड़ी बहुरिया ने ये बात हरगोविंद को बताई कि उसके पास खाने के लिए नहीं है और वो साग बथुआ खाकर अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है, अपने मायके जाना चाहती है, तो उसकी स्थिति का इतना बढ़िया चित्रण उन्होंने किया है कि उसको पढ़ने के बाद हमारे दिल में भी बहुत तकलीफ उत्पन्न होती है। हरगोविंद तथा बड़ी बहू आदि पात्रों के माध्यम से लेखक ने अपने प्रदेश के दुखी और बेसहारा पात्रों की दुख वेदना को अपनी पूरी सहानुभूति के साथ अभिव्यक्त किया है। तो रेणु जी ने ये चीज़ जो है ना अपने गांव के आसपास, अपने एरिया में ये सारी चीज़ें देखी होंगी, तो उन्होंने एक कहानी बनाकर एक करैक्टर के माध्यम से हमारे सामने रख दी कि वहाँ के लोग किस तरह की विपन्नता, किस तरह की तकलीफ को झेल रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करी। साथ ही परिवार के बंटवारे और समाप्त होते हुए मानवीय संबंधों का चित्रण भी लेखक ने किया है। तो आजकल समाज में लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, तो किस तरीके से संबंधों के अंदर का जो अपनत्व है, जो गर्माहट है, वो खत्म होती जा रही है, वो भी इस कहानी के माध्यम से, जैसे उनके देवर देवरानियों के माध्यम से व्यक्त कर दिया है। कहानी में लोक भाषा के शब्दों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया। तो ऐसे बहुत से भाषा ये शब्द हैं जो उनके फणीश्वरनाथ रेणु के एरिया के भाषाई शब्द हैं। जैसे कटिहार स्टेशन पे हम अगर देख रहे हैं तो बिहार साइड की जो लैंग्वेज है वो हमें अच्छे से समझ में आती है। प्रश्न संख्या 9 है। गांव की मान्यता के अनुसार संवदिया किसे कहा जाता है, उसके स्वभाव की 2 विशेषताएं बताइए। तो गांव के मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति बहुत आलसी है, कर्म नहीं करना चाहता, खाता पीता खाली मस्त रहना चाहता, तो ऐसा व्यक्ति ही संवदिया, यानी कि बेकार फालतू आलसी व्यक्ति ही संवदिया बन सकता है। तो ये गांव की मान्यता के अनुसार है। गांव के लोगों की मान्यता के अनुसार संवदिया उसे कहा जाता है जो निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी होता है। उसकी कोई गृहस्थी नहीं होती, वह मजबूरी में ही संवाद सुनाता है
और वह औरतों का गुलाम होता है और औरतों की मीठी आवाज के नशे में आ जाता है, अतः वह मर्द यानी आदमी कहलाने के लायक भी नहीं। तो ये गांव के लोगों की मान्यता है कि ऐसा व्यक्ति संवदिया होता है। संवदिया के स्वभाव की दो विशेषताएं, अब उसका जो कार्य है उसके हिसाब से उसकी भाई कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। जैसे हरगोविंद है, हरगोविंद का जो अपना एक स्वभाव है। संवदिया सूक्ष्मदर्शी होता है, वह भावुक संवेदनशील होता है। अब देखिए, अब ये जो व्यक्ति है अगर वो सूक्ष्मदर्शी नहीं होगा, क्योंकि उसे जो संदेश दिया जाता है, उसने जो भी उसको संदेश दिया गया है उसे एज इट इज उसे जाकर जो है जो दूसरे को सुनाना होता है। तो वही भाव होना चाहिए, वही लय होना चाहिए, फीलिंग्स इमोशंस सारे वैसे ही होने चाहिए उस संदेश को सुनाते समय। तो जाहिर सी बात है, जब तक सामने वाला जिस भाव से सुना रहा है उसे वो सारी छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं, वो सारी संवेदनाएं उसके अंदर जब तक नहीं होंगी तब तक वो पूरा जो है फीलिंग्स के साथ वो सारे संदेश को पहुंचा नहीं पाएगा। इसीलिए उसके अंदर भावुक और संवेदनशील होना उसका ज़रूरी है। दूसरा है, वह ईमानदार तथा समझदार होता है, वह बिना मजदूरी लिए गांव गांव संदेश पहुंचाता है। तो जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो दे देता है, नहीं होते हैं तो वो ऐसे ही चला जाता है। तो मतलब उसको एक ईमानदार, अपने काम के प्रति ईमानदार व्यक्ति बोला जा सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, बड़ी बहुरिया के मायके के गांव में जलपान करते समय हरगोविंद को क्या अनुभव हुआ? जब वो बड़ी बहुरिया के घर पहुंच गया, उसने सही बात तो उसने बताई नहीं। अब चूंकि यहाँ पर बड़ी बहुरिया बहुत तकलीफ में थी तो वो भी वहाँ जलपान नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा उधर गुड़ चल रहा था कि हम कैसे ये सारा संदेश दें, क्या करें। वो बहुत परेशान था। वहाँ जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही होगी, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। जब रात में भोजन कर रहा था उसे लग रहा था बड़ी बहुरिया सामने, वो बिना भाई उनके पास तो खाने पीने को नहीं था और हरगोविंद को उन्होंने संदेश लेके भेजा था, तो इस बात से वो डरा भी हुआ था। और कह रही होगी कि कर्ज उधार अब कोई नहीं देता, एक बार पेट को तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं कैसे पालूं? माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा, दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। तो उसकी मना स्थिति क्या थी? उसके सामने खूब बढ़िया पकवान रखे थे हरगोविंद के सामने, लेकिन उसके सामने थाली में क्या आ रहा था? साग बथुआ। क्योंकि वो पूरी तरीके से इमोशनली इस समय टूटा हुआ था वो बड़ी बहुरिया की कंडीशन को लेकर। तो उसको उस इतने तरह के पकवानों में भी साग बथुआ दिखाई दे रहा था कि बड़ी बहुरिया किस तरीके से अपना जीवन जी रही हैं कि भाई कुत्ता तो अपना पेट पाल लेता है पर मैं कैसे पालूँ, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सारी कंडीशन उसके दिमाग में ऐसा, वो इतना कंफ्यूज था कि वो समझ नहीं पा रहा था। प्रश्न संख्या 11 है, संवदिया कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब ये कहानी क्या है और इसके माध्यम से वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये आपको यहाँ लिखना है। संवदिया कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत की है कि इंसानों में जो फीलिंग्स होती हैं इसका बहुत ही अच्छा चित्रण यहाँ पर किया है। इस कहानी में बड़ी बहुरिया के माध्यम से एक असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की अभिव्यक्ति हुई है। उसकी करुणा, पीड़ा और यातना की सूक्ष्म पकड़ कहानीकार रेणु ने की है कि एक स्त्री की जो मनहा स्थिति है उस पर उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ रखी है और हमारे सामने उसे अभिव्यक्त भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर लेखक पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ है। तो अपने अंचल के जो लोग इतनी सारी परेशानियों को झेल रहे हैं, तकलीफ में हैं, उन सारी चीज़ों को उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लेखनीबद्ध किया है और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इतनी बढ़िया फीलिंग्स, इतने बढ़िया शब्दों के साथ प्रस्तुत किया है कि हम वाकई अपने आप को उससे अटैच पाते हैं। लेखक ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्राप्त की है। तो एक जो कहते हैं ना कि औरतें अपने दुख को ज़्यादा जल्दी बयां नहीं करती, तकलीफ़ों को बयां नहीं करती, तो यहाँ पर यही चीज़ बड़ी बहुरिया के साथ हुई थी। वो सबके सामने तो अपने दुख को नहीं बयां करती, लेकिन चुपके से हरगोविंद को बुलाती है और अपनी दुख और तकलीफ़ अपने मायके तक पहुँचाना चाहती है। तो वो जो थोड़ा सा संवाद बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को दिया, उसके माध्यम से हम
हमने यहाँ पर एक स्त्री के व्यक्तित्व, उसकी संवेदना, उसकी तकलीफ़ों को हमने अच्छे से समझा कि कैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन तब भी जो है वो किसी से कुछ शिकायत नहीं रखती, किसी से कुछ कहती नहीं। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो परेशान हो चुकी है, कुछ खाने को भी नहीं है, तब वो अपनों को वहाँ पर चाहती तो भाई जब बहुत समय पहले उसके पति मर गए और धीरे धीरे हवेली की कंडीशन बिगड़ने लगी, देवर देवरानी चले गए, तो वो तभी अपने मायके चली जाती। लेकिन इतना टाइम तक उसने कष्टों को झेला कि शायद हम कुछ समय तक अपनी हवेली का, अपनी इज्जत बचा लें। तो ये चीज़ एक स्त्री की मना स्थिति को यहाँ पर रेणु जी ने इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है कि कैसे एक स्त्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है लाइफ में, ये चीज़ दिखाई है। प्रश्न संख्या 12 है, बिहंगपुर स्टेशन पर पहुंचने के बाद हरगोविंद की मानसिक दशा कैसी थी? जब वो वहाँ पर पहुंचा तो वो क्या सोच रहा था, क्या करेगा, ये सारी चीज़ों को आपको बताना है। थाना बिहंगपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। यानी कि जब वो कहाँ पहुंचा था, बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने से पहले स्टेशन पे उतरा था, तो वो उसकी मना स्थिति इस समय थी कि वो कैसे इस संवाद को सुनाएगा। इस चीज़ को लेकर वो बहुत परेशान था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो कैसे सुनाएगा, इसलिए वो उलझन में था, क्योंकि इससे पहले भी वो उस स्टेशन में आई। ऐसा नहीं कि वो पहली बार आया था, इससे पहले भी वो स्टेशन में आ चुका था, लेकिन बहुत ऐसे बुरे और भले। लेकिन आज जो उसकी सिचुएशन थी, आज से पहले कभी नहीं थी। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट आवेगी। उसको डर था कि अगर मैं ये संवाद सुना दूंगा तो उसके घर वाले उसे ले आएंगे। जिस पगडंडी से मैं जा रहा हूँ, इसी से बड़ी बहुरिया भी वापस अपने मायके चली आएगी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि भाई, वो समझ रहा था बड़ी बहुरिया हमारे गाँव की इज्जत है, अगर वो चली जाएंगी तो भाई बहुत बुरा होगा। इस चीज़ से वो डरा हुआ था। उस गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। उसका मन कलपने लगा था, तब गांव में क्या रह जावेगा। उसे लगा कि घर की लक्ष्मी है, जब ये चली जाएंगी तो गांव में क्या रह जाएगा, गांव में कुछ रह ही नहीं जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जावेगी, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? भाई, गांव की बड़ी बहुरिया और गांव वाले मिलकर उसको खाना तक नहीं दे सकते हैं कि उसकी इतनी बुरी कंडीशन है। उसके गांव की इज्जत चली जाएगी। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। जिसके सामने भी मैं ये बात कहूँगा, जो कोई भी इस संवाद को सुनेगा वो थूकेगा कि भाई, पूरा गांव मिलकर एक स्त्री को भोजन न करा पाया कि उसकी इतनी बुरी कंडीशन है। हरगोविंद ने अनिच्छापूर्वक गांव में प्रवेश किया। उसका मन नहीं था जाने का, लेकिन तब भी वो गांव में प्रवेश करता है। प्रश्न संख्या 13 है, हरगोविंद ने बड़ी बहू की मां को क्या संदेश दिया? भाई, जो बड़ी बहुरिया ने संदेश दिया था वो संदेश तो उसने नहीं दिया। उसने क्या बोला कि भाई, गंगा दशहरा में जब आएंगी तब आकर मिल लेंगी, अभी वो घर गृहस्थी में बहुत बिजी हैं, यही संदेश दिया था ना। तो देखिए कैसे दिया उन्होंने। हरगोविंद ने बड़ी बहू की मां को कहा कि दशहरे के समय बड़ी बहू गंगा जी के मेले में आकर मां से मुलाकात कर जाएंगी। क्या करेंगी वो? जब अभी तो हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब गंगा दशहरे के समय आएंगे गंगा, तो हम आकर आपसे मिल जाएंगे। क्योंकि सारी गृहस्थी का भार उस पर ही है, वह गांव की लक्ष्मी है। तो ये संदेश दिया गया कि पूरे घर की गृहस्थी का भार है, लेकिन एक्चुअल में संदेश तो ये नहीं था। संदेश क्या था कि भाई, मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरे खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हूँ, अगर कोई नहीं आया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन यहाँ पर हरगोविंद ने उस संदेश को बदल दिया। सिर्फ कारण ये था कि वो नहीं चाहता था कि बड़ी बहू गांव छोड़कर जाए, और ना ही अपने गांव की बेइज्जती वो कराना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या दिया है, हरगोविंद जलालगढ़ तक पैदल क्यों गया? अब वो उसको कटिहार से जलालगढ़ तक जाना था, तो उसके पास जितने पैसे थे उसने कटिहार तक का टिकट लिया, और उसके आगे उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जब वो वहाँ से चला था जलालगढ़ से, तो बहुरानी ने उसको पैसे देने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि वो जानता था कि बड़ी बहू की जो है कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो पैसे उन्होंने जैसे तरह से इंतज़ाम किए होंगे, उनके काम आ जाएंगे, इसलिए उससे पैसे लिए नहीं, और ऐसे ही चल दिया। भाई, पहुंच तो गया उनके मायके, सुना भी दिया वो। उसके बाद उसे जब वापस आना था तो उसके पैसे उसके पास नहीं बचे थे,
तो इसीलिए उसने जो है क्या कहते हैं 20 कोस पैदल चलने का फैसला किया था। हरगोबिंद के पास जितने पैसे थे उसने कटिहार तक का टिकट खरीदा जा सकता था। यदि उसकी चौवन्नी नकली निकली तो सोमापुर तक का ही टिकट ले पाएगा। वह बिना टिकट एक स्टेशन आगे नहीं जा सकता था, इसलिए उसे 20 कोस पैदल चलने का फैसला किया। एक तो जितने पैसे थे उतना तो खर्च हो गया, अब उसके पास जो पैसे बचे थे उसमें भी उसको डर था कि अगर कुछ नकली निकल गया तो शायद वो आगे तक नहीं जा पाएगा। इसलिए सोचा क्यों भाई रिस्क लिया जाए, सीधे यहाँ से ही हम पैदल चलते हैं। तो 20 कोस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से जब वो जलालगढ़ पहुँचा तो वो अर्धचेतन अवस्था यानी कि बेहोशी की अवस्था में आ चुका था। प्रश्न संख्या 15 है, संवदिया कहानी की क्या विशेषता है। अब ये कहानी तो हम लोगों ने पढ़ी, अब इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बताई जा रही हैं, वो क्या विशेषताएं हैं ये आपको क्लियर करना है। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान होती है। मानवीय संवेदनाएं, अब क्या होता है, मानवीय संवेदनाओं का मतलब क्या होता है, जब हम किसी दूसरे के दुख दर्द को समझें। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, हरगोविंद ने बड़ी बहू की तकलीफ़ को समझा। इस कहानी में हमने ये देखा था ना कितनी तकलीफ़ में है बड़ी बहू, इसीलिए वो हरगोविंद को बुलाती हैं कि जाकर मेरे मायके ये संदेश दे कर आओ। अब वो जो संदेश बड़ी बहू हरगोविंद को दे रही हैं वो संदेश ही इतना मार्मिक है कि उसको सुनकर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं कि मतलब किसी की ऐसी कंडीशन भी हो सकती है, कितना भव्य सारी चीज़ें उनके लाइफ में पहले हुआ करती थी, कितने समृद्ध परिवार था, लेकिन आज कंडीशन कैसी है कि खाने तक को नहीं है। ये सोचकर हमको बहुत बुरा लगा। फिर उसके बाद जब ये हुआ कि हरगोविंद ने ये सारी चीज़ें सुनी तो उसको भी बड़ा अजीब लगा। तो यहाँ पर उसने पहली संवेदना क्या दिखाई कि हाँ ठीक है, हम सारा जो संदेश है पहुँचा देंगे, लेकिन उसने बड़ी बहू उसको पैसे दे रही थी, उसने मना कर दिया। पहली चीज़ क्योंकि इसने हरगोविंद ने ये देखा कि बड़ी बहू की कंडीशन अच्छी नहीं है, इस कंडीशन में वो पैसे जैसे तैसे उन्होंने इंतज़ाम करके दिए, खोल के दे तो रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो संदेश था वो उनके मायके में नहीं पहुंचाया। पहले तो उसको कश्मकश रही कि हम पहुंचाएं कि ना पहुंचाएं, फिर उसने ना पहुंचाकर झूठ बोला, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो झूठ बोला कोई गलत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ उसने अपने गाँव की इज्जत के लिए झूठ बोला और लौट के आके बड़ी बहू की जिम्मेदारी उठाने का फैसला भी किया कि अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उठाएगा, उनके खाने पीने इन सारी चीज़ों की देखभाल वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस गांव की लक्ष्मी है। तो ये सभी जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, अर्थात जब हम समाज में रहते हैं तो दूसरा कोई व्यक्ति अगर समाज में दुखी है तो हमें उसकी फिक्र करनी पड़ती है। तो देखिए क्या है, संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। हरगोविंद संवदिया की तरह उसके अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर ऋण पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो मतलब उस अंचल में ऐसे बहुत से परिवार या कुछ ऐसे बहुत सी लोग रहे जो पहले तो समृद्ध रहे, लेकिन धीरे धीरे उनमें विपन्नता आ गई। तो वटेश्वरनाथ रेणु ने बड़ी बहुरिया के माध्यम से ऐसे सभी लोगों की जो क्या कहते हैं तकलीफ़ें हैं उनको उभारने की कोशिश करी, हमारे सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि हर एक बारीकी को उन्होंने बहुत ही अच्छे से संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को तथा उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की। अब बड़ी बहुरिया को जो भी तकलीफ है वो कैसे बयां हुई, हरगोविंद के माध्यम से, यानी कि जब बड़ी बहुरिया ने अपना संदेश हरगोविंद को दिया तो उसके माध्यम से हमको ये पता चला कि बड़ी बहुरिया कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में गुजर रही हैं। फिर हरगोविंद ने भी उसमें ऐसे बहुत से भाव प्रस्तुत किए जिससे सारी चीज़ें उभर के आती है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है, क्योंकि उसमें लोग उस अंचल की जो लोक भाषा है उसका भी इन्होंने प्रबल इस्तेमाल किया है। उनकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम को झंकृत होने लगता है। यानी कि जब हम ऐसे भी वटेश्वरनाथ रेणु की ये खासियत रही है कि जब वो कोई भी कहानी प्रस्तुत करते हैं तो हमेशा उसमें वो ऐसी चीज़ों को डालते हैं कि जो मन को टच करे, क्योंकि उनकी कहानियाँ हमेशा आम व्यक्ति के जीवन से उठाई गई कहानियाँ होती हैं,
जो कोई भी, जैसे भाई ज़्यादातर पढ़ने वाले लोग आम लोग ही होते हैं, अब वो उन लोगों को टच भी बहुत करती है। अब जैसे उनकी एक कहानी पे एक फ़िल्म बनी थी तीसरी कसम, तो वो फिल्म भी बहुत फेमस हुई, तो उसमें भी ये चीज़ था कि एकदम आम सी ज़िंदगी इसे उठाकर वो कहानी रखी गई थी, है ना, और उस पर मूवी बनाई। तो ऐसे बहुत से उनके, आप में, ये तो मैंने एक कहानी का आपके सामने उदाहरण रखा है, एक हम लोगों ने संवदिया पढ़ा, तो ये आप देख सकते हो कि ये उनकी खासियत है कि वो ऐसी कहानियों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं जो आम लोगों की होती है और आम जिंदगी के साथ कनेक्ट करती है, इसलिए वो बहुत टची रहती है। उनकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम को झंकृत करता है। तो जो कोई चीज़ उसमें डालते हैं, जो भावनाएं हैं, जो कुछ भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हमको टच करता है। प्रश्न संख्या 16 है, संवदिया कहानी के आधार पर हरगोविंद की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब हम लोगों ने संवदिया कहानी जो पढ़ी है उसमें हरगोविंद एक संवदिया है। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। अब संदेश कई तरीके से पहुंचाया जाता था, लेकिन ये एक अलग तरीका था। यहाँ पर कोई चित्री पत्री कुछ नहीं होता था। जैसे मान लीजिए सपोज़ हमको अगर संदेश पहुँचाना है तो हम एक व्यक्ति जो संवदिया होता है उसको हम पूरी फीलिंग्स के साथ जो कुछ कहना है बता देते थे। अब जो संवदिया होता था उसकी ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो एज इट इज़ उसको विद फीलिंग, विद शब्द के साथ उस जगह जाकर बोलना है जहां हम संदेश पहुंचा रहे हैं। ये एक संवदिया का काम हुआ करता था। लेकिन जो आसपास के लोगों का मानना था कि संवदिया एक निठल्ला, भुक्कड़, आराम पसंद व्यक्ति होता है, औरतों के मुँह पाश में फंसा हुआ। तो लेकिन हरगोविंद की अगर हम यहाँ पर देखें जो एक छवि प्रस्तुत की गई है वो बहुत ही विनम्र, दयालु, उदार और क्या कहते हैं परोपकार, सहनशील व्यक्ति के रूप में दिखाई गई है। तो उनकी विशेषताएं देखिए क्या है। एक कुशल संवदिया है वो। हरगोविंद में एक कुशल संवदिया के सभी गुण विद्यमान हैं। वही बड़ी बहू का समाचार अत्यंत गुप्त तरीके से ले जाता है। वह संवदिया की आम धारणा के विपरीत है। तो हमने बोला ना, जो एक संवदिया को लेकर एक आम धारणा बनी हुई है कि वो इस तरीके का होता है, निठल्ला, आराम पसंद, बहुत ही ज़्यादा पेटू। लेकिन हरगोविंद जस इससे अलग था। बड़ी बहू के जो संवाद है उसको लेकर जाता है, लेकिन जैसे उसको बोला गया कि जो है निठल्ला है। अब आप निठल्ले को क्यों बोलोगे, क्योंकि उसने तो बहुत बड़ा काम करते हैं, एक का संदेश दूसरे तक पहुंचाना। पेटू, अब वो उसे वहां जाकर खाया ही नहीं क्योंकि उसे जो है बड़ी बहू की चिंता लगी थी। तो इसलिए बाकी जो संवदियों को लेकर एक धारणा बनी हुई है, हरगोविंद उससे बिल्कुल अलग है। दूसरा है विश्वास पात्र। जाहिर सी बात है, जब जो कोई व्यक्ति संदेश लेकर जा रहा है तो उसका विश्वास पात्र होना ज़रूरी है, नहीं तो वो संदेश किसी को भी सुना सकता है ना। हरगोविंद बड़ी हवेली का विश्वास पात्र है। बड़े भैया की आकस्मिक मृत्यु के बाद भी वह बड़ी बहुरिया के प्रति विश्वास एवं निष्ठा बनाए रखता है। तभी बड़ी बहुरिया उसके सामने अपने मन की व्यथा उड़ेल देती हैं। चूँकि विश्वास पात्र है, अब हमारा कोई बहुत नज़दीकी होगा, विश्वास पात्र होगा, तो उसी के सामने तो हम अपनी सारी बातें बोलेंगे। तो वही यहाँ पर भी हुआ। सहृदय व्यक्ति है। हरगोविंद केवल संवदिया ही नहीं है, वह एक सहृदय व्यक्ति भी है। वह बड़ी बहुरिया की दशा देखकर व्यथित होता है। इसी कारण बड़ी बहुरिया की माता को उसका दुख कह पाने में असमर्थ रहता है। तो उसका हृदय, मतलब कहते हैं ना उसको सॉफ्ट हार्टेड जिसको हम बोलते हैं, वो है व्यक्ति। भाई जो उसको संदेश दिया गया था वो ऐसा ज़्यादा था कि वो माँ को सुना ही नहीं पाया। उसके कई रीज़न थे जो पहले बताए गए, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं कि वह सहृदय था। त्याग में वह बड़ी बहुरिया को इस विपन्न अवस्था में गांव से नहीं जाने देने के लिए कटिबद्ध है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह सारे गांव की माँ है, अब वह उसे कोई कष्ट नहीं देगा, अब वह निठल्ला नहीं बैठेगा और उसका हर काम करेगा। तो यहाँ पर उसने ये बताया कि ये उस जो एक बोल रहा था निठल्ला खाली बैठा हुआ व्यक्ति जब मिले, संदेशवाहक तो मिले, उसने कहा कि नहीं, अब मैं खाली नहीं बैठूंगा, जो भी काम होंगे बड़ी बहुरिया के अब मैं वो करूँगा, वो मेरी माँ है। जैसे हम लोग अपने माँ की देखभाल करते हैं उसी तरीके से वो बड़ी बहू की पूरी देखभाल करेगा। प्रश्न संख्या 17 है, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई।
अब बड़ी बहुरिया का बुलावा आया जब बड़ी हवेली से, तो ये हुआ कि भाई आज के समय में जब ये डाक तार वगैरह सब कुछ चलते हैं, तो उस समय में संदेश वाहक को क्यों बुलाया गया है। तो उसको पहले तो ये लगा कि भाई ऐसा क्यों है, तो फिर बाद में उसे लगा कि हो सकता है कि बहुत ही गोपनीय संदेश होगा जो पहुंचाना होगा, इस कारण से उसे बुलाया गया। बड़ी हवेली से हरगोविंद यानी कि संवेदिया को बुलावा आया। इसे सुनकर हरगोविंद को अचरज हुआ। उसे कई प्रकार की आशंकाएं हुई। उसने सोचने लगा कि क्या अब के ज़माने में भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि भाई डाक तार वगैरह चलने लगे थे इसलिए, जबकि अब तो गांव-गांव में डाकघर खुल गए हैं, डाक द्वारा संदेशा भेजा जा सकता है। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है। अब लंका मतलब आप लंका उस समय का उदाहरण इसलिए दिया गया क्योंकि लंका ही जो है दूसरा देश नियरेस्ट था और वहीं तक जाना आसान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि लंका यानी कि विदेश तक भी खबरें भेजी जा सकती हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवाया जा सकता है। तो फिर उसे क्यों बुलाया गया है? उसे तो तभी याद किया जाता है जब कोई अत्यंत गोपनीय समाचार कहीं भिजवाना हो। तो अब ये उसको समझ में आ गया कि ज़रूर कोई ऐसा बात होगी जो पहुँचानी है, कोई ऐसा समाचार जो चांद सूरज को भी मालूम ना हो, परेवा पंछी तक नहीं जाने, मतलब ऐसा संवाद जो किसी को भी मालूम नहीं पड़े ऐसा। क्योंकि पहले क्या होता था, पोस्ट कार्ड्स चलते थे डाकघर में, आप देखोगे अगर तो एक पोस्ट कार्ड रहता था, उसमें जो कुछ भी लिखा है अगर मैंने वो लिखकर पोस्ट किया तो सिर्फ मेरे अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ पाऊँगी, उसे वो पोस्ट कार्ड जिसके भी हाथ में जाएगा वो सबको वो समाचार सुनाएगा, सब उसको उसमें लिखी हुई सारी बातों को पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो बहुत ही हिडन समाचार होते थे उनको जो है संवदिया के माध्यम से उस समय पहुंचाया जाता था। हरगोविंद बड़ी हवेली की दशा से भली भांति परिचित था। हवेली में बड़ी बहुरिया की स्थिति का भी उसे ज्ञान था। अतः मन में कोई आशंकाएं हुई कि वो भाई जानता था कि बड़ी हवेली पहले क्या थी, अब क्या हो चुकी है, तो इसीलिए कुछ आशंकाओं के साथ वो वहाँ उपस्थित हो गया कि ज़रूर ही समाचार कोई गोपनीय रहा है, जिस वजह से उसे बुलाया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? अब किस लिए भेजना चाहती थी? क्योंकि भाई उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो यहाँ पर उनके पास देखिए, एक तो होता है ना, हम अकेले कब तक रहेंगे, कोई तो एक साथ रहने वाला चाहिए व्यक्ति जो अपना हो। हम कह रहे हैं पति नहीं था तो बच्चे होते या देवर देवरानी ही रह रहे होते तो उनका एक फैमिली होती, उनके साथ रहते तो एक अपनापन बना रहता है, लेकिन वो अकेली थी। दूसरा, फिर उनके पास आर्थिक स्थिति भी उनकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको ये बताया गया कि वो साग बथुआ खाकर अपना टाइम व्यतीत कर रही हैं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऊपर से यहाँ पर क्या है, आए दिन जो कर्जा लेकर काम होता है, भाई देवर देवरानी साल में 2 बार आते हैं और उनका कर्जा चढ़ जाता है, वो साल भर कर्जा ही नहीं उतार पाती, तो वो भी एक थी। तो कई रीज़न थे मतलब इसके कि एक तो वो अकेली थी और दूसरा उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, खाने पीने तक की अब मतलब ठीक से खा पी नहीं पा रही थी। इसी वजह से उन्होंने माँ को संदेशा पहुँचाना सही समझा, ताकि कम से कम वहीं जाकर कुछ लोगों का साथ रहेगा, ठीक से खाएंगे। वही बड़ी बहुरिया अपनी बड़ी हवेली, जो अब नाम मात्र की ही बड़ी थी, में एकाकी और घोर दरिद्रता का जीवन बिता रही थी। कभी वह इस हवेली में राज किया करती थी, पर अब दाने दाने को मोहताज हैं। वह बथुआ साग खाकर पेट भर रही हैं। उधार न चुका पाने के लिए उसे बहुत सुनना पड़ता है। जो पैसे उसने उधार लिए हैं अब वो चुका नहीं पा रही, तो उस कंडीशन में उसे बहुत सुनना भी पड़ता है। देवर देवरानी उससे कोई वास्ता नहीं रखते। अब उसे मायके का भी भरोसा है कि मतलब अब क्या है कि ठीक है अब कोई नहीं है तो कम से कम चलो मायके वाले तो हैं, इसीलिए वह वहाँ रहकर भाई भाभीियों की नौकरी कर लेगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी, पर इस यातना से तो छुटकारा पा जाएगी। इसीलिए बड़ी बहुरिया मायके संदेश भिजवाना चाहती हैं कि ठीक है चलो वहाँ एक नौकर का ही जीवन व्यतीत करेंगी, लेकिन यहाँ से बेटर जीवन होगा, ताकि वहाँ लोगों का साथ होगा और इतना जो खाने को लेकर परेशानी हो रही है वो कम से कम नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने मायके संदेश भिजवाने का फैसला किया। प्रश्न संख्या 19 है, हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है? अब जब हरगोविंद को बड़ी हवेली में बुलाया गया और वो वहां पहुंचता है तो वहां उस समय मोदियाइन जो है वो बड़ी बहुरिया के ऊपर बहुत गुस्सा कर रही होती। कारण है कि भाई उसको पैसा नहीं मिला था, इस वजह से उससे पैसा उधार दिया था बड़ी बहू को और वो नहीं मिला था, तो मोदियाइन बहुत गुस्सा कर रही थी। तो जैसे ही उसने
बड़ी हवेली की ड्योढ़ी पे कदम रखा तो उसे पुरानी हवेली याद आ गई, क्योंकि किस तरीके से यहाँ पर चहल पहल रहा करती थी, चारों तरफ लोग थे, यहाँ पर इतने सारे नौकर थे, या किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो वो जो एक समृद्ध समय था वो उसे याद आ गया। आज कहाँ, आज बिल्कुल सूनी पड़ी हवेली है। ये सारी चीज़ें, मतलब वो बड़ी बहू के हाथ में जो मेहंदी लगती थी, उसको जो नाइन मेहंदी लगाती थी, वो खाली मेहंदी लगाने से ही अपने पूरे परिवार का पेट भर लिया करती थी, यानी उसको मेहंदी लगाने के बदले में ही इतना कुछ मिल जाया करता था कि उसका परिवार चल जाया करता था। तो मतलब अब समझ लीजिए कि कितना संपन्न परिवार रहा होगा। हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। तब इस हवेली में दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। जहां आज हवेली में बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप से अनाज लेकर फटक रही है, वहीं कहीं इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। वे सब दिन जाने कहाँ चले गए। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने लड़ाई झगड़ा कर सब चीज़ों का बंटवारा कर लिया। बड़ी बहुरिया के शरीर के जेवर और बनारसी साड़ी तक का बंटवारा हो गया। मतलब जैसे ही बड़े भैया की मृत्यु हुई, जो तीनों भाई थे वो पूरे ही तरह उग्र हो गए। उन्होंने हर एक चीज़ का बंटवारा किया, जिसमें बड़ी बहुरिया के जेवर और उनकी बनारसी साड़ी तक। भाई, एक साड़ी के अगर आप 3 टुकड़े कर लोगे तो अब बताओ वो साड़ी किसी काम की है? किसी काम की नहीं है। उसको भी टुकड़ा टुकड़ा करके वो लोग लेकर बांट कर लेकर चले गए। तो आज कंडीशन उनकी ऐसी थी कि जो बहुत ही दयनीय थी, और पहले के समय बहुत ही संपन्न और समृद्ध स्थिति में वो रही थी। प्रश्न संख्या 20 है, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना सका? अब कारण बताइए कि वो उनकी माँ को ये सारा संवाद क्यों नहीं सुना सका। तो इसके जो हैं वो 2 कारण है। एक तो जो संदेश था वो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक था, और उसको सुनाने में भी इस चीज़ की बहुत ही शर्म आ रही थी कि एक स्त्री की देखभाल इतना पूरा बड़ा गांव नहीं कर पाया, ये चीज़ थी। और दूसरी बात ये थी कि वो ये सोच रहा था कि अगर वो ये संवाद सुनाएगा तो ये उसके गांव की बेइज्जती होगी। तो ये 2 कारण मेरी समझ में आता है कि ये हो सकते हैं। बड़ी बहुरिया ने जो कुछ संवाद दिया था उसे हरगोबिंद उसके मायके में नहीं सुना पाया। वह बड़ी बहुरिया के संवाद को सुनाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। उसे लगा कि यह तो उसके गांव का अपमान है कि वह अपनी ये लक्ष्मी को संभाल कर नहीं रख पाए। बात सही है कि भाई बड़ी हवेली की बड़ी बहू थी, ठीक है। तो उसको ये समझिए कि बड़ी हवेली अर्थात गांव में सबसे बड़ी जो परिवार रहा है, जो सबसे इज्जतदार रहा, वो परिवार है। अब उस परिवार की जो बहू होगी वो पूरे गांव की ही बहू हुई, पूरे गांव की लक्ष्मी हुई। अब मान लीजिए बड़ी हवेली में अगर इतनी विपन्नता आ रही है तो बाकी गांव वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनकी देखभाल करें। जैसे घर में ही होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा क्या कहते हैं आर्थिक रूप से वीक है तो परिवार के बाकी सदस्य उसका किसी न किसी रूप में देखभाल करते हैं, होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर थी कि भाई वो गांव की बड़ी बहू थी, तो ये गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि अगर उनके पास कुछ ऐसी आर्थिक स्थितियाँ खराब थी तो गांव वाले देखभाल करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये एक अपमानजनक बात थी पूरे गांव के लिए, इसलिए उसे नहीं बताया। उसे लगा कि यह तो उसके गांव का अपमान है कि वह अपनी लक्ष्मी को संभाल कर नहीं रख पाया। उसके जाने के बाद गांव में क्या रह जाएगा। अब उन्हें लगा कि अगर मैंने ये संदेश सुना दिया, मान लो जो मायके में उनको सुना दिया, तो मायके वाले तो तुरंत जाके बड़ी बहू को ले आएंगे, और जब घर की लक्ष्मी चली जाएगी अर्थात गांव की लक्ष्मी बड़ी बहू चली जाएगी तो उस गांव में बचेगा क्या। वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का वास्तविक दशा बताकर और व्यथित नहीं करना चाहता था। और दूसरी बात, उन्होंने माँ को संदेश पहुंचाया था। बड़ी बहू ने किसको भेजा था? माँ को भेजा था। अगर माँ अपनी बेटी की ऐसी कंडीशन को देखती तो क्या होता, सुनता, तो वो माँ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, दुखित हो जाती, ये होता। तो इसलिए भी उन्होंने नहीं सुनाया। वह मायके में बड़ी बहुरिया के भावी दशा की आशंका को ही भांप गया था कि यहाँ पर भाई भाभीियों की नौकरी कैसे कर पाएगी। भाई माना कि वो बड़ी बहू थी और वहाँ पर पूरी हवेली पे राज करती थी, आज स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन मायके आकर भाई भाभी की नौकरानी बनकर रहना, ये एक भावी स्थिति से भी उसके मन में डर हो गया कि भाई बड़ी बहू नौकर बनकर रहे। तो वो कंडीशन भी वो सोचकर काँप गया।
यही सब सोचकर वह बड़ी बहुरिया का संवाद उसके मायके नहीं सुना पाया। तो देखिए कई रीजन से जिसकी वजह से जब वो साथ भाई इतना टाइम था ना कि जलालगढ़ से वो मायके तक गया, तो अब मायके तक पहुंचा और वहां तक वो बहुत कुछ सोच चुका था, और जिसमें ये सारे क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स जिसको हम बोलते हैं कोई काम करने के लिए, वो चीज़ भी उसने सोची थी। तो इसीलिए वो नतीजे पे पहुंचा कि वो अब वो ये संवाद नहीं सुनाएगा और उसके बदले उसने झूठ बोलना ज़्यादा सही समझा। प्रश्न संख्या 21 है, संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है से क्या आश्रय? जो लोग संवदिया होते हैं उनके माध्यम से ये है कि संवाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। जब हम को जो व्यक्ति भी संवाद लेकर यहाँ से दूसरे जिनके यहाँ संदेश देना वहाँ पहुँचाता है, तो उसकी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी होती है। कारण ये है क्योंकि वो अपनों का संदेश लेकर आया होता है। इसीलिए कहा गया कि भाई वो इतना ट्रैवल करके आता है, इसलिए उसकी देखभाल बहुत की जाती है। और दूसरा, वो प्रिय लोगों का संदेश लेकर आता है, इसलिए भी उसको खाने पीने को दिया जाता है, आराम करने के लिए उसको अच्छी जगह दी जाती है ताकि वो आराम से सो भी सके। इस कथन का यह आश्रय है कि संवदिया खाऊ पेटू किस किस्म का व्यक्ति होता है। उसे किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं होती, वह संवेदनशील होता है। उसका बस एक ही काम है, खूब डटकर खाना और फिर पेट अफर जाने तक तान कर सोना। यानी कि खूब अच्छे से खाओ और खा के तान के सो जाओ। वह जहाँ भी संदेश लेकर जाता वहाँ उसकी खूब खातिरदारी होती। उसे खाने को बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते, वह खाने पर टूट पड़ता और भूख से ज़्यादा खा लेता। अब जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा भूख लगती है ना, लेकिन वो क्या करता है, वो भूख से ज़्यादा खा लिया करता था। इससे उसका पेट अफर जाता तथा आलस घेर लेता, फिर वह तान कर सो जाता। पर हरगोबिंद इसका अपवाद है, वह एक संवेदनशील प्राणी है। तो मतलब हरगोबिंद की बात नहीं कर रही, यहाँ संवदिया की बात हो रही है। जो संवदिया है उसके बारे में ये धारणा है, लेकिन हरगोबिंद इस धारणा से बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि देखिए वो मुश्किलें उठाकर जाता है, मुश्किलें उठाकर वापस आता है। कितना उसको पैदल चलना पड़ता है, तो आराम तो उसे सारे रास्ते ट्रैवलिंग में नहीं मिला। जब वो गाँव पहुँचता है तो वहाँ पर भी वो उसके सामने खाना लगा रहता है, वो नहीं खा पाता है, रात भर सो नहीं पाता है। तो क्यों यहाँ पर जो संवदिया है, संवदिया का जो संवाद दिया जाता है उससे उसका कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर हरगोबिंद इन सभी अपवादों से अलग था, क्योंकि जो संवदिया नॉर्मल करते हैं वो बिल्कुल भी अलग यहाँ पर उसने किया था। प्रश्न संख्या 22 है, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प किया? जलालगढ़ अर्थात बड़ी बहुरिया के पास पहुंचकर उसने क्या संकल्प किया? उसने ये संकल्प किया कि भाई आपका जो संदेश था वो मैंने तो नहीं सुनाया, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ कि आप गांव की लक्ष्मी हैं, यहाँ से छोड़कर मत जाइए, और मैं संकल्प करता हूँ एक माँ की तरह आपकी देखभाल करूँगा। हरगोबिंद वापस जलालगढ़ लौट आया। जब वह लौटा तो पूरे होश हवास में नहीं था, क्योंकि भाई 20 कोस पैदल चल के आया था, क्योंकि वह 20 कोस पैदल चलकर आया था। वहाँ लौट कर तथा बड़ी बहुरिया के हाथ से दूध पीकर उसकी चेतना लौटी कि भाई इसकी कंडीशन में पहुंचा। बड़ी बहुरिया भी देख कर डर गई, जैसे तैसे उसकी देखभाल करी, खाने पीने को दिया, फिर उसको होश आया। तब उसने बड़ी बहुरिया के सामने यह संकल्प लिया, मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। बड़ी बहुरिया तुम मेरी माँ हो, सारे गाँव की माँ हो, मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बस उसका ये रिक्वेस्ट है कि मैं सब कुछ आपका देखभाल करूँगा, आप गांव छोड़कर मत जाओ। इस संकल्प के बाद उसने बड़ी बहुरिया से प्रार्थना की कि वह गांव छोड़कर नहीं जाए। तो ये उसका संकल्प था कि वो एक माँ की तरह बड़ी बहुरिया की देखभाल करेगा, उनके सारे कामों को करेगा। बस रिक्वेस्ट इतनी थी कि वो गांव छोड़कर नहीं जाएं। तो देखो, जो बड़ी बहुरिया ने संदेश पहुंचा तो दिया था, लेकिन उसके बाद बड़ी बहुरिया को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने अपने मायके ऐसा संदेश क्यों पहुंचाया। इसीलिए वो भी बहुत विचलित थी और दरवाजे पर खड़े ही हरगोबिंद का इंतज़ार कर रही थी। और हरगोबिंद जब लौटा तो भी उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर ये पूरा एक था कि उसने ये संकल्प लिया कि बड़ी बहुरिया वहाँ से नहीं जाए, मैं बड़ी बहुरिया का पूरी तरीके से देखभाल करूँगा। तो ये संवदिया चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको करा दिए जितने बन सकते थे। अगर कुछ और ऐसा भी है जो बन पाए तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग चैप्टर अच्छे से पढ़िएगा। बहुत हद तक मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के आपको दिए हैं, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना।
ठीक है। तो चैप्टर तो पूरा रेडी हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन देता है। ये फ्री एजुकेशन के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तीनों में से कहीं जगह भी जाएंगे आपको हर जगह फ्री वीडियो ही मिलेंगे, मतलब निश्चिंत होकर आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ऑनलाइन जब कोई चीज़ सर्च करते हैं और सही टॉपिक खोजने में हमारा बहुत सारा समय चला जाता है और बहुत टेंशन भी होती है, यार इतना टाइम जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी टेंशन दूर करने के लिए हमने जो है आपके लिए जो हमारी वेबसाइट है और हमारा ऐप है, इसमें हर एक चीज़ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रखी है, ताकि पढ़ाई करते समय ये जो टेंशन है, जो परेशानी है और जो टाइम वेस्ट का है, ये यहाँ पर नहीं हो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि अब चूँकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का है, तो सबसे पहले आके यहाँ पर आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है। मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाया जाता है। तो अब आपको आपका मीडियम, मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम में है तो आपने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करती है आपके सामने इंग्लिश मीडियम के सारे क्लासेस हैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के। अब आप जिस भी क्लास में उसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में हम जैसे उसको सिलेक्ट करते हैं तो उस क्लास में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं, बुक्स सामने हैं। मान लीजिए एक सब्जेक्ट में कई बुक्स चलती हैं, जैसे हिंदी में ही हमारे अब क्लास 12 में आपकी 3 बुक चलती हैं, तो वहाँ पर आपके सामने बुक वाइज चीज़ें रहेंगी। आपको बुक सेलेक्ट करनी है, जो भी बुक आपको पढ़नी है। जो आपने बुक सेलेक्ट करी तो उसके सारे जो हैं वो चैप्टर आपके सामने होंगे। जो चैप्टर पढ़ना है उसे आप क्लिक करोगे तो जो भी सारे पैटर्न्स हमने आपके लगभग कवर कराए हैं, जो आपके क्लास में एक्सपेक्टेड हैं कि आपको पढ़ाए जाएंगे या इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसे हमने क्लास 12 है आपका, ठीक है, हमने लिया आपकी बुक अंतरा भाग 2। तो अंतरा भाग 2 जब हम ओपन करते हैं तो उसके सारे चैप्टर सामने हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, देवसेना और कार्नेलिया का गीत। तो हमने वो चैप्टर क्लिक किया, करते ही हमारे सामने आया पाठ की व्याख्या है, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर है, फिर बहुविकल्पीय प्रश्न है, फिर आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, उसके बाद आपका टेस्ट पेपर है, और अब हमने MCQs भी करा दी है। तो सारे ही पैटर्न आपके लिए अवेलेबल है। तो जो चीज़ आपको देखनी है उस पर आप क्लिक करोगे और उसका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आराम से वीडियो देखिए। वीडियो देख लिया, अगर उसके बाद का वीडियो देखना है तो नीचे आप जहाँ वीडियो चल रहा है वहीं पे नेक्स्ट वीडियो लिखा है, आप क्लिक कर दो, आप आगे का वीडियो देख लोगे। और मान लो आप वापस आना चाहते हो, दूसरे चैप्टर जाना, बैक करो, कार्नेलिया के गीत के बाद जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उस पर आ जाइए, आराम से पढ़िए। तो मतलब जो चीज़ें हम कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ जाएं, कहाँ देखें, क्या करें, तो ये सारे टाइम की जो एक वेस्टेज होती है, हम टाइम को जब पढ़ने का मूड और हमें सारा सर्च करना पड़े तो एक तरीके से मूड ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हम बिना किसी टाइम की बर्बादी के, अपने मूड को डिस्ट्रॉय किए बगैर हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते रहिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ सभी कुछ 100% फ्री मिल रहा है। तो अभी हमारी अंतरा बुक के और भी चैप्टर बाकी हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लेकर आने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।